हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मम्मी मैं जा रही हूँ, बाय। मम्मी बाय। सरिता का जवाब ना पाकर इस बार जरा तेज आवाज में पूजा बोली, अगर मैं बाय नहीं बोलूंगी तो क्या तुम पार्टी में नहीं जाओगी? किचन में काम करते हुए ही सरिता ने कहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? देख रही हूँ जब भी मैं अपने किसी दोस्त के घर पार्टी में जाती हूँ आपका मूड ऑफ हो जाता है। क्यों मम्मी? चिढ़ते हुए पूजा ने कहा, वो सब छोड़ो, यह बताओ कि अगर मैं बाय नहीं बोलूंगी तो क्या सच में तुम पार्टी में नहीं जाओगी? जाओगी ना? तो फिर मुझसे पूछने का नाटक क्यों कर रही हो तुम? माँ बेटी के बढ़ते तकरार को देख संतोष कहने लगा, अच्छा छोड़ो ना, तुम भी क्या बच्चे के साथ बच्चा बन जाती हो? वैसे कब तक आ जाओगी बेटा? सुबह तक आ जाऊंगी पापा। सुनते ही सरिता उबल पड़ी, कहने लगी, देखो देखो इसकी मनमानी। क्यों, पार्टी क्या सुबह तक चलेगी? कहने लगी पूजा, अब पार्टी खत्म होते होते 12 से 1 तो बज ही जाएंगे ना, फिर उतनी रात को क्या घर आना उचित होगा? इसलिए सिम्मी ने कहा कि आज रात मैं उसके घर में ही नाइट स्टे कर लूं। सरिता कुछ कहती उससे पहले ही संतोष बोल पड़ा, ठीक है जाओ, पर अपना ध्यान रखना और पहुंचते ही फोन कर देना। हाँ पापा, पर मम्मी को तो देखो, बाय भी नहीं बोल रही है। बड़ी मासूमियत से पूजा ने कहा। हंसते हुए संतोष बोला, तुम्हारी माँ का गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह है, अभी उतर जाएगा। अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सरिता ने पूछा, और कौन कौन आ रहा है पार्टी में? हम सब फ्रेंड्स ही हैं और सिम्मी के मम्मी पापा बस। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आप रंजना से पूछ सकती हो, अभी वो आ ही रही है मुझे लेने। कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ जाने की, तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ाएंगे। वैसे भी मुझे वह लड़की जरा भी पसंद नहीं है। अब एक क्या बात हुई और क्यों मैं उसके साथ न जाऊं? बात बात पर आप मुझ पर शंका करती रहती हो। ठीक है, अगर आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मैं नहीं जाती कोई पार्टी वार्टी में। खुश कहकर पूजा अपना बैग वहीं टेबल पर पटक दिया, बात कहीं और न बढ़ जाए यह सोचकर संतोष बोला, ठीक है जाओ, पर पहुंचते ही एक फोन जरूर कर देना। पूजा के जाते ही संतोष कहने लगा, कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है सरिता, क्यों तुम उसके साथ अजीब सा व्यवहार करने लगती हो? अरे हमारा संस्कार है उसमें, तो कभी वो कुछ गलत नहीं करेगी, समझो तुम। सिम्मी भी तो कभी कभार रात में हमारे घर ठहर जाती है, तो इसमें क्या हो गया जो पूजा आज रात उसके घर ठहर जाएगी? तो यही तो उम्र है मौज मस्ती करने के, तो करने दो ना। और यही उम्र बिगड़ने की भी है संतोष। देखते नहीं कितनी जिद्दी हो गई है, अपनी हर बात मनवा कर ही दम लेती है। डर लगता है मुझे उसकी जिद से कि पता नहीं कहीं ये भी अपनी माँ की तरह ही। कहते कहते सरिता चुप हो गई। सुनते ही संतोष भड़क उठा, कहने लगा, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि उसे अतीत की बातों से जोड़ना बंद करो, फिर भी तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी है और तुम्हें होना हो। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। खाना खाकर संतोष और पलक तो सो गए, पर सरिता के आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने पति की तरफ देखते हुए अपने मन में ही कहने लगी, संतोष कैसे मैं आपके एहसानों का कर्ज चुका पाऊंगी नहीं पता। अपना खून ना होते हुए भी आपने पूजा को अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी हर इच्छा को पहले देखा। कभी भी आपने पलक और पूजा में पक्षपात नहीं किया, बल्कि पलक से ज्यादा उसे प्यार देते आए हो। लेकिन क्या मेरी चिंता नाहक है? पापा भी तो वैशाली दीदी से कितना प्यार करते थे, आंखें मूंद कर उस पर भरोसा किया था, पर दीदी ने क्या किया? कहीं पापा को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। माँ ने कितना समझाया था पापा को कि इतनी छूट मत दो उसे, आखिर लड़की जात है और लड़की मर्यादा में रहे तो ही अच्छी लगती है। लेकिन पापा कहते, गंगा
हमारा कोई बेटा नहीं है, तो क्या हम बेटियों को ही बेटे जैसा नहीं बना सकते हैं? देखना, एक दिन हमारी बेटियां हमारा नाम रोशन करेंगी। उस जमाने में जब लड़कियां मुश्किल से साइकिल चला लिया करती थी, पापा ने दीदी को मोटरसाइकिल खरीद कर दे दिया था, जिसे लेकर वो हमेशा फिरंट रहती थी और यही बात माँ के दिल को दर्द देता था। मोहल्ले की सारी औरतें यह कहकर माँ का मजाक बनाती थी, भाई वाह, बेटी हो तो वैशाली जैसी, देखो तो कैसे अपनी फटफटिया पर लड़कों को बैठाकर घुमाती फिरती है। उनकी बातें सुनकर माँ शर्म से गड़ जाती थी। कितनी बार उन्होंने दीदी को समझाया कि लड़कों से ज्यादा दोस्ती अच्छी नहीं होती है, लेकिन हर बार पापा दीदी के पक्ष में खड़े हो जाते और कहते, क्यों भाई, लड़कों से दोस्ती करने में क्या बुराई है? अरे गंदगी दिमाग में होती है और मोहल्ले की औरतें तो कुछ भी कहती रहती हैं, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। पापा की बातों पर माँ झुंझला उठती और कहती, देखो जी, आंख होते हुए भी अंधे बनने का नाटक मत करो। और क्या गलत बोल रही थी मोहल्ले की औरतें? अच्छे घरों की लड़कियां क्या ऐसे दिन दहाड़े लड़कों के साथ घूमती फिरती हैं? पछताओगे एक दिन, मैं कह देती हूँ। पापा ने कभी भी माँ की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, बस सुन भर लेते थे। पापा के सह मिलते रहने से ही दीदी दिन प्रतिदिन ज्यादा बदतमीज और जिद्दी होने लगी थी। हमेशा अपनी मनमानी करती, घर में कुछ भी आता पहले दीदी पसंद करती, फिर बाद में मेरा नंबर आता था। पापा का कहना था कि वैशाली दीदी मुझसे बड़ी हैं, इसलिए हर चीज पर पहले उनका हक बनता है। और माँ कहती कि पापा बेटियों में पक्षपात करते हैं, लेकिन मुझे कभी इन सब बातों का बुरा नहीं लगा। बुरा इस बात का लगता कि क्यों पापा दीदी की गलतियों को अनदेखा करते रहते हैं। अगर माँ कुछ कहती है तो सुनने समझने के बजाय क्यों माँ को ही चुप करा देते हैं। हमारे पापा की शिफ्ट ड्यूटी होती थी और इसी बात का फायदा दीदी उठाती। पापा के घर से जाते ही वो लड़कों के संग घूमने फिरने निकल जाती थी। माँ का तो बिल्कुल भी भय नहीं था उन्हें, और मेरा क्या मजाल जो मैं कुछ बोल भी दूं, चीर कर रख देती मुझे। एक बार जब मैंने उन्हें एक लड़के से कुछ इस तरह देखा कि मैं ही शर्म से गड़ गई। पूछा भी नहीं जा रहा था, लेकिन हिम्मत करके बस इतना कहा कि कौन था वो लड़का, तो कहने लगी कि मैं ज्यादा बड़बड़ ना करूं, और अगर मैंने वह बात घर में किसी को भी बताई ना तो मेरी खैर नहीं होगी। डर के मारे मैं चुप ही रही। लेकिन एक रोज माँ ने ही दीदी को एक लड़के के साथ देख लिया और उन्हें अपने ही आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। जब उन्होंने उस लड़के के बारे में दीदी से पूछा तो वो ऐसे अनजान बन गई जैसे वह कुछ जानती ही ना हो। पापा के सामने भी माँ को उसने झूठा साबित कर दिया। समझ गई माँ कि दीदी हाथ से निकल चुकी है और अगर जल्द से जल्द उसकी शादी नहीं कराई गई तो कुछ अनर्थ हो सकता है। एक रोज माँ कहने लगी, क्यों ना अच्छा घर वर देखकर वैशाली का ब्याह कर दे। अब शादी की उम्र तो हो ही चुकी है उसकी। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं जो जब मन किया कर दिए। धैर्य रखो, वक्त आने पर वह भी हो जाएगा। अभी हमारी बेटी आगे और पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो ना। पापा के तर्क के आगे माँ भी चुप हो गई थी। एक रोज हमारी रांची वाली बुआ वैशाली दीदी के लिए एक रिश्ता लेकर आई। लड़का खानदान सब बहुत अच्छा था। कहने लगी, देखो भैया, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। आप चाहो तो लड़के और उसके परिवार को अच्छे से देख परख लो, तभी हाँ कहना। फिर बुआ कहने लगी, हमारी वैशाली बहुत भाग्यों वाली है, वरना बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता कहाँ किसी को मिल जाता है भैया। बुआ के बहुत समझाने पर पापा मान गए और लड़के वालों से मिल भी आए। उन्हें भी घर वर बहुत पसंद आया। लेकिन दीदी वह तो अपनी शादी की बात सुनते ही तुनक उठी। कहने लगी, नहीं पापा, अभी मैं शादी नहीं करूंगी। और आपको तो पता है ना, मेरा सपना एयर हॉस्टेस बनने का है, तो क्या मैं अपना सपना टूट जाने दूं? एक लंबी सांस भरते हुए पापा बोले, हाँ मुझे पता है बेटा, इसलिए तो मैंने लड़के वालों से इस बारे में बात कर ली है। उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा
तुम्हारी आगे की पढ़ाई से तुम जो चाहो कर सकती हो। इस बार दीदी पापा की बातों को ठुकरा नहीं पाई। कुछ ही दिनों में सगाई हो गई और फिर शादी का दिन भी नजदीक आ गया। हम जोर शोर से शादी की तैयारियों में जुट गए। गहने, कपड़े, श्रृंगार का सामान सब कुछ दीदी के पसंद से खरीदा जा रहा था। हम काफी खुश थे, खासकर माँ। वो तो ना जाने कितनी बार दीदी की बलैया लेती रहती थी। पापा कहते, देखो मैं कहता था ना, हमारी बेटी गलत नहीं है, तुम तो बेकार में ही इस पर संदेह करती रहती थी। पापा की बात पर माँ अपनी सहमति जताती। आखिर शादी वाला दिन भी आ ही गया। दुल्हन के रूप में दीदी इतनी प्यारी लग रही थी कि जो भी देखता देखता ही रह जाता। अब दीदी थी ही इतनी सुंदर। बारात दरवाजे पर खड़ी थी। लड़का भी दूल्हे के जोड़े में बहुत मनोहर लग रहा था। जयमाल की रस्में पूरी होने के कुछ देर बाद जब मैं दीदी को लिवाने उनके कमरे में गई तो देखकर मेरा कलेजा धक रह गया। दीदी अपने कमरे में नहीं थी। फूलों की माला नीचे जमीन पर बिखरी पड़ी थी। मेरा मन घोर आशंकाओं से घिर उठा। हाँ, टेबल पर एक चिट्ठी भी पड़ी मिली। लिखा था, माँ पापा, मैं यह शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूंगी। मैं जा रही हूँ, ढूंढने की कोशिश बेकार जाएगी। आपकी वैशाली। जानकर सब हतप्रभ रह गए। माँ तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी और बुआ कहने लगी, अरे बाप रे, यह क्या कर दिया इस लड़की ने। बारात दरवाजे पर खड़ी है और दुल्हन भाग गई। अब क्या जवाब दूंगी मैं लड़के वालों को। सुनकर पापा को तो जैसे शौक लग गया, क्योंकि ना वह कुछ बोल रहे थे और ना कुछ हरकतें कर रहे थे। बस एकदम चुपचाप एक कोने में बैठे दीवार की तरफ टकटकी लगाए घूरे जा रहे थे। डर लगने लगा था मुझे पापा की चुप्पी से कि कहीं उनकी तबीयत न खराब हो जाए। सच में कितना भरोसा था पापा को दीदी पर, लेकिन उसे पापा की इज्जत और उनकी मान मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा और भाग गई किसी लड़के के साथ। भागने से पहले एक बार यह भी नहीं सोचा कि जात समाज के सामने कैसे माँ पापा का सिर झुक जाएगा। अब लड़के वालों को, शादी में आए मेहमानों को, नाते रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे। यह सोच सोच कर हमारे पसीने छूट रहे थे। शादी का मुहूर्त बीता जा रहा था सो अलग। तभी बुआ की सलाह पर दीदी की जगह मुझे मंडप पर बैठा दिया गया। क्या करती मैं, माँ पापा के इज्जत के खातिर चुप ही रही। क्या होना था और क्या हो रहा था, यह सोच सोच कर डर के मारे में मरी जा रही थी कि जब लड़के वालों को सारी सच्चाई का पता चलेगा और दीदी की जगह वे मुझे देखेंगे तब क्या होगा। लेकिन जब मुझे देखकर उन लोगों में कोई प्रतिक्रिया ना दिखी तो मैं अचंभित रह गई। संतोष, जो मेरे जीजा जी बनने वाले थे और अब मेरे पति बन चुके थे, उन्होंने ही मुझे बताया कि बुआ ने पहले ही सब कुछ उन्हें और उनके परिवार वालों को बता दिया था। गुस्सा तो बहुत आया था उन्हें, पर माँ पापा की हालत देख और उनकी इज्जत के खातिर उन्हें भी यही सब सही लगा। दीदी की करतूतों को लेकर कभी भी मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर कोई छीटा कसी नहीं की, बल्कि पूरे सम्मान के साथ मुझे बहू का दर्जा दिया। दीदी को गए 2 साल से ऊपर हो चुके थे, पर इन 2 सालों में गलती से भी पापा के जुबान पर दीदी का नाम कभी नहीं आया। घृणा हो चुकी थी उन्हें दीदी से, पर हाँ, माँ को मैंने कई बार दीदी के लिए रोते कलपते देखा। अब माँ तो होती ही है ममता की मूरत। मेरी शादी के बाद पहली बार तब पापा के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी जब उन्हें पता चला कि वो नाना बनने वाले हैं। प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे पर बोल नहीं पा रहे थे। चूंकि यह मेरा पहला बच्चा था तो माँ चाहती थी कि मैं उनके साथ ही रहूं और इसके लिए ससुराल वालों ने भी अनुमति दे दी। मेरा 7वां महीना चढ़ चुका था। डॉक्टर ने मुझे ज्यादा से ज्यादा आराम करने की सलाह दे रखी थी। जनवरी का महीना था, इसलिए कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बरामदे में खुलकर धूप आने की वजह से माँ ने मेरे लिए वही चारपाई बिछा दी। मैं चारपाई पर लेटी पत्रिका पढ़ रही थी और माँ अंदर घर के कामों में व्यस्त थी।
बीच बीच में पूछ भी जाती कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। मेरे कानों में एक मिरमिराती सी आवाज पड़ी। देखा तो एक औरत फटे हाल और गंदे संदे कपड़ों में हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। उसके गोद में एक बच्चा भी था। उस औरत को देखकर लग रहा था जैसे उसने कितने दिनों से कुछ खाया पिया ना हो। शरीर तो जैसे जर्जर हो चुका था उसका। लग रहा था जैसे अभी गिर पड़ेगी। और सच में थक थका कर वो वहीं दरवाजे के पास ही नीचे जमीन पर बैठ गई और माँ माँ करने लगी। उस मासूम बच्चे पर मुझे बहुत दया आ रही थी, जो कड़कती ठंड में अपनी माँ के पतले से आंचल में दुबका हुआ था। मैंने माँ को आवाज लगाकर कहा कि इस औरत को कुछ खाना और कपड़ा लाकर दे दे। और फिर मैं अपनी पत्रिका पढ़ने में लग गई। पर मुझे लग रहा था कि वो औरत एकटक मुझे ही निहारे जा रही थी। माँ ने अंदर से खाना और कुछ पुराने कपड़े लाकर उसे दे दिया। और जैसे ही वो पलटी, माँ, वो औरत बोली। माँ ने जरा गुस्से में कहा, अब क्या है, खाना कपड़ा दिया तो अब जाओ यहाँ से। मुझे भी उस औरत पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वहां से उठकर मैं अंदर घर में जाने लगी और मन ही मन बुदबुदाई हूँ, इन्हें जितना भी दे दो मन नहीं भरता है। जब भीख मांग कर ही खाना होता है तो फिर बच्चे क्यों पैदा करते हैं ये लोग। पर वो फिर माँ बोली। इस बार माँ ने पलट कर देखा तो देखती रह गई। वैशाली, तुम वैशाली हो? मैं जो घर के अंदर जा ही रही थी। माँ के मुंह से दीदी का नाम सुनकर वही ठिठक कर रुक गई। मुझे अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर से मैंने उस औरत को बड़े गौर से देखा। हाँ माँ, ये तो वैशाली दीदी ही है, मैंने कहा। दीदी को वो भी इस अवस्था में देख माँ के आंखों से आंसू फूट फूट कर झरने लगे। उन्होंने दीदी को गले से लगा लिया। दीदी इस स्थिति में आखिर हुआ क्या होगा इनके साथ? कई सवाल मेरे मन में उठने लगे और जिसका जवाब सिर्फ दीदी के पास था। दीदी को देखते ही पापा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। चिल्लाते हुए बोले, कौन है ये भिखमंगी और इसे घर के अंदर क्यों ले आई हो? माँ कहने लगी, नहीं जी, यह कोई भिखमंगी नहीं है, यह तो हमारी बेटी वैशाली है और यह बच्ची हमारी नातिन। बड़े ही घृणित नजरों से पापा ने दीदी की ओर देखते हुए कहा, कौन वैशाली? उसे मरे तो सालों हो गए। देखो मैं कह रहा हूँ, निकालो इस भिखारन को हमारे घर से, नहीं तो। आज पापा के आंखों से दीदी के लिए प्यार नहीं अंगारे बरस रहे थे। माँ ने भी चीखते हुए कहा, आपके आंखों पर कल भी पर्दा पड़ा हुआ था और आज भी पड़ा हुआ है। अब हमारी बेटी हमारे साथ इसी घर में रहेगी, समझे आप? कहकर माँ ने दीदी को अपने कलेजे से लगा लिया। माँ के कलेजे से लग दीदी फपक फपक कर रो पड़ी। हमारे पूछने पर कि बिना कुछ बताए कि वो घर से भाग गई और उनकी ऐसी दयनीय स्थिति कैसे हो गई। लेकिन दीदी ने जो कहा सुनकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। रोशन और वैशाली दीदी सिर्फ दोस्त थे, पर यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। प्यार भी ऐसा कि दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। और रोशन के बारे में माँ पापा को बताने ही वाली थी, पर अचानक से बुआ उसके लिए रिश्ता लेकर आ गई और पापा को ना कह पाई। लेकिन जब रोशन को वैशाली दीदी की शादी की बात पता चली तो वो बौखला उठा और कहने लगा कि जिस दिन उसकी डोली उठेगी उसी दिन उसकी अर्थी भी उठेगी। इतना प्यार करने वाला जीवन साथी कहाँ मिलेगा जो उसकी जुदाई बर्दाश्त न कर पाए। यही सोचकर वैशाली दीदी ने शादी की रात को ही घर से भागने का प्लान बना लिया। घर से भागकर उसी रात दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी के बाद दोनों मुंबई पहुंच गए और वहां एक कमरे का घर लेकर रहने लगे। हंसी खुशी के साथ कब उनकी शादी को 6 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। लगने लगा वैशाली दीदी को कि उसने जो भी किया सही किया। रोशन जैसा जीवन साथी पाकर वह अपने आप को धन्य समझने लगी थी। रोशन के प्यार में वह इस कदर डूब गई कि कभी उन्हें हमारा ख्याल तक नहीं आया। कितना हलस कर वह एक खुशखबरी रोशन को सुनाने गई थी कि वह माँ बनने वाली है और वो पापा। लेकिन उसे क्या पता था कि
यह बात सुनकर उसे कोई खुशी नहीं होगी और यह कहकर वह उस पर बरस पड़ेगा कि अभी क्या जल्दी थी बच्चे की। वह उस पर दबाव बनाने लगा कि वह उस बच्चे को गिरा दे, लेकिन वैशाली दीदी इसके लिए हरगिज तैयार नहीं थी और इसी बात को लेकर अब दोनों में रोज झगड़े होने लगे। जहां पहले रोशन जल्दी घर आ जाया करता था, अब देर रात घर वापस आने लगा और वो भी नशे की हालत में। पूछती कुछ वैशाली तो वह उस पर चीखता चिल्लाता और अब तो वह उस पर हाथ भी उठाने लगा था। बर्दाश्त करने के सिवा चारा भी क्या था उसके पास। धीरे धीरे वक्त कटने लगा। समय के साथ दीदी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन अपनी बेटी को प्यार करना तो दूर, रोशन उसे देखना तक नहीं चाहता था। लेकिन दीदी अपनी नन्ही सी बेटी के साथ बहुत खुश थी। शराब का आदी हो चुका रोशन दीदी के जेवर कपड़े तो बेच ही चुका था, अब घर के सामान भी बेच बेच कर शराब पीने लगा। और जब वैशाली दीदी कुछ कहती तो मारने पीटने लगता, गंदी गंदी गालियां देता। बोल्ड, बिंदास और किसी से ना डरने वाली वैशाली अब डरपोक बन गई थी। एक रोज जब बहुत रात गए रोशन घर नहीं आया तो वैशाली दीदी को चिंता होने लगी। तभी दरवाजा खड़खड़ाने की आवाज से वो हड़बड़ाकर उठी। लगा रोशन ही होगा, इसलिए बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिया। पर अनजान आदमी को देखकर वो सहम गई। पूछने पर उस इंसान ने बताया कि उसे यहाँ रोशन ने बुलाया है, लेकिन वो तो अभी घर पर नहीं है, तो आप अभी जाइए, जब रोशन आ जाएगा तब आइएगा। कहकर दीदी दरवाजा लगाने ही लगी कि वह इंसान धक्का देकर अंदर घर में घुस आया और कहने लगा कि वो यहीं रहेगा, क्योंकि उसके पति ने उसे उसके हाथों बेच दिया है, इसलिए वह जो चाहे उसके साथ कर सकता है। सुनकर दीदी हक्की बक्की रह गई। उसके मुंह से आती शराब की बू से वैसे भी दीदी को चक्कर सा आने लगा था। उस बलिष्ठ इंसान के आगे वैशाली दीदी की एक ना चली और कुछ पलों में ही उनका सब कुछ लुट गया। लेकिन अब भी दीदी को विश्वास नहीं हो रहा था कि रोशन उसके साथ ऐसा कर सकता था। लेकिन यह 16 आने सच था। अब वो इंसान भूखे भेड़िए की तरह जब तब दीदी को नोचता खसोड़ता और वो कुछ न कर पाती। जब उसका दीदी से मन भर गया तो उस जालिम इंसान ने दीदी को कोठे पर बेच दिया, जहां रोज कई लोग उसे सूखे रुई की तरह तब तक ढूंढते रहते जब तक उनका मन नहीं भर जाता। भाग जाना चाहती थी दीदी वहां से, पर जाती कहां। पर यही सोचकर वह विवश थी उसी नर्क में रहने को। लेकिन जाने कैसे उसी दरिंदे में से एक को दीदी पर दया आ गई और एक रात सबसे छुपते छुपाते वो उसे भोपाल वाली गाड़ी पर बैठा दिया। अपनी व्यथा सुनाते सुनाते दीदी वहीं जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। पापा तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां डॉक्टर ने जांच कर पुष्टि किया कि दीदी किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और वो कुछ ही महीनों की मेहमान है। सुनकर तो हमारी रुलाई फूट पड़ी। दीदी के आंखों से साफ झलक रहा था कि वो पश्चाताप के अग्नि में जल रही है। अपने हाथ जोड़कर वो हमसे बार बार क्षमा याचना किए जा रही थी। रोते हुए वो कहने लगी, पापा एक अंतिम बार आप अपनी वैशाली को क्षमा कर दो। जैसे उसने भांप लिया हो कि अब वो कुछ ही पलों की मेहमान है। और सच में देखते ही देखते दीदी की आंखें खुली की खुली ही रह गई। हमेशा के लिए दीदी हमसे विदा हो गई। 1 महीने बाद ही मैंने भी एक बेटी को जन्म दिया। अभी हम दीदी के दुख से उबरे ही कहाँ थे जो खुशी मनाते। अब इस बच्ची का क्या होगा, कौन संभालेगा इसे, माँ पापा भी कब तक। सबके मुंह पर बस यही सवाल थे। आखिरकार सबकी मर्जी से हमने यह फैसला लिया कि हम इस बच्ची को गोद ले लेंगे। बच्चा गोद लेने की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद मैं और संतोष पूजा के माता पिता बन गए। दरवाजे की घंटी की आवाज से सरिता अतीत से लौट आई। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है, अपने मन में ही सरिता बोली और उठकर दरवाजा खोलने लगी। मम्मी मम्मी कहते हुए पूजा सरिता के गले लगकर सुबक पड़ी। क्या हुआ मेरा बच्चा? पूजा के आंसू अपने आंचल से पोंछते हुए सरिता बोली।
सुबकते हुए कहने लगी पूजा, मम्मी मुझे माफ कर दो, आप सही थी और मैं गलत। यह बात मैंने वहां जाकर रियलाइज किया। मैंने आपका दिल दुखाया ना माँ, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ अब आप जो कहोगी मैं वही करूंगी। लग रहा था जैसे कितने दिनों से वो अपनी माँ से बिछड़ी हुई थी। सरिता के गालों पर भी आंसू लुढ़क आए, पर खुशी के। संतोष और पलक भी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।